हेलो। हाँ भाई, जो भी पढ़ाया जा रहा है इसमें उसकी फ़ोटो क्लिक करी गई होंगी किसी के द्वारा भी, जिसने भी करी हूँ PDF बना के ग्रुप में डालो। ठीक है, हमारे पास इसकी पिक्स नहीं है, मतलब सेंड करने के लिए, तो कर लेना। ठीक है, और बताइए हमने कि मैथ का बैच तभी चालू हुआ है, समझ रहे ना बात को, जब 100 बार का आ गया, वरना कोई इच्छा नहीं है सोल्व फिर से बैच लगाने की। समझ आ रहा है? बैच लग रहे हैं, कायदे में पढ़ो, कायदे में बैठो, पढ़ के तुरंत निकलो। और समझ गए? बेकार की पंचायत नहीं चाहिए, खी कुकू तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? ज़रा सीरियस रहना सीखो आखिरी टाइम पे। एम्पियर का परपति नियम हो गया था, धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और जो भी डेरिवेशन कराए जाए ना, घर पे जाके एक बार कर जरूर लो, क्योंकि यहाँ पे हमने करे हैं, तुमने नहीं करे। समझ आ रही बात कि नहीं? यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, घर पे जाके अगर एक बार उसका रिवीजन कर लोगे कि कैसी चीज़ें हुई थी, दोबारा दिमाग में सेट हो जाएंगी वो। समझ गए ना? नहीं तो फिर वो सब जीरो ही है वो। समझ गए ना? यहाँ तो हमारी प्रैक्टिस चल रही, तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी चल रही। ठीक है, तो वो बात ध्यान रखना। अब तुम आगे जानो अपना काम। 23 का पहला देख रहा हूँ, हालांकि इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। 2 समांतर चालक रखे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई L है। ठीक है, एक में धारा I1 है और एक में धारा I2 है। ठीक है, दोनों में धाराएं बह रही हैं, कुछ दूरी पर रख दी है, R दूरी पर। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए निगमन करें। ठीक है, वो हम कल भी बता चुके थे आपको। कैसे करोगे? देखो, ऐसा है, जब भी तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास बनेगा एक चुंबकीय क्षेत्र B बनेगा। अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा तार प्रेजेंट है। अरे भैया, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, उसमें ये प्रेजेंट है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसमें ये प्रेजेंट है। समझ गए? तो दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। क्यों? इसके पहले अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी किसी धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र B में रखते हैं, तब उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, F बराबर में फॉर्मूला पड़ा होगा BIL sin थीटा, बिल sin थीटा, ये फॉर्मूला 1। ठीक है, कब लगता है? जब एक तार ऐसा जिसमें धारा बह रही हो, जैसे एक तार है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, इसको हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। ठीक है, मान लो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और इसमें धारा बह रही है I, तो इसमें फिर एक बल लगने लगेगा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है ना? तो वो फॉर्मूला होता है F बराबर BIL sin थीटा। आता कैसे है? ये लॉरेंज बल से आएगा। F बराबर में QBV sin थीटा होता कि नहीं? अब F बराबर बताओ, Q बराबर IT कर सकते कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं I बराबर में होता Q/T। ठीक है, तो Q का मान क्या निकलेगा? IT, ये लगा है। फिर क्या करेंगे? F बराबर I को ही रखो, T का मतलब समय, V मतलब वेग या चाल, और चाल गुणा समय क्या होती है? दूरी। सब इंटू में तो लिखे, तो V मतलब चाल है, T मतलब समय, और चाल गुणा समय क्या होती है? दूरी। दूरी मतलब तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी? L, और ये B तो है ही, और साइन थीटा। ये देखो बनाया बराबर BIL sin थीटा। लॉरेंज बल से ही बनता है ये, QBV sin थीटा है ना, उसी में बनता है। Q बराबर में IT कर दो, फिर B को ऐसी रखो, I को ऐसी रखो, V इंटू T को L कर दो, मतलब चाल गुणा समय बराबर दूरी L। ये ऐसे बनता है फॉर्मूला। ठीक है, तो कुल मिला के जब भी किसी तार को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। फॉर्मूला है F बराबर BIL sin थीटा। ठीक है, बनता कहाँ से है? लॉरेंज बल से। अब इधर आओ, पहले बताओ, इस तार में धारा I बह रही, तो इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? दाएं हाथ का नियम लगाओ, अंगूठा ऊपर करो, घुमाओ इसको, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है यहाँ पे, और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रेजेंट है। समझ गए? तो पहले लिखेंगे I1 तार के कारण I2 के निकट, नहीं नाम दे दो यार इनको, तार 1 इधर तार 2। ठीक है, ऐसा लिखो, I1 धारा के कारण तार 1 मतलब पहला तार का चुंबकीय क्षेत्र जिसमें तार 2 उपस्थित है। मतलब ये धारा I1 है ना, इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कौन प्रेजेंट है?
तार दो पर उपस्थित है। तो किसी तार से कुछ दूरी पर फॉर्मूला कल बताया था हमने, कितना होता, बी बराबर में कितना होता, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बटे आर। कितनी धारा बह रही, I1, समझ गए ना। इस I1 के कारण में बी उत्पन्न हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, ये बी कौन बना रहा, पहला वाला, किस पे, दूसरे वाले पे। ठीक है, चलो तो समीकरण नंबर हो गई 1। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना ना, इसमें कौन सा तार रखा है, 2 तार, 2 पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, F12। F12 मतलब पहले के द्वारा दूसरे पर, क्या होगा, फॉर्मूला है बराबर BIL। अब बताओ ये किसके चुंबकीय क्षेत्र में, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ना, जिसको हम लिख रहे हैं B12। ठीक है, और अब इसकी धारा लिखी जाएगी क्योंकि तुम इसका बल निकाल रहे हैं। बल किस पे निकाल रहे भैया, तार 2 पे, और तार 2 में धारा कितनी है, I2, ये लो, और लंबाई कितनी है तार की, L, और साइन थीटा। ठीक है, तो F12 बराबर, बोलो B12, ये लिखा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बटे आर, I2 L और साइन थीटा। थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को बंद कर दो, समझ गए ना। यहाँ पे साइन 90 बनेगा, वैसे भी क्यों बनेगा, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ये होता है हमारे बी और एल के बीच में। तार की लंबाई ऊपर है और चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है अंदर, देखो ना, घुमाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, तो वो अंदर है, तार की लंबाई ऊपर है, एंगल 90 होगा यहाँ पे। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती। तो F12 का फॉर्मूला आ गया, क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे आर इंटू में L, यही फॉर्मूला था। कुछ नहीं करना, पहले इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालो, जिसका फॉर्मूला ये लिखा, पहले के द्वारा दूसरे पे। अगर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है तो धारा इसी की लेना, I1। चलो अब हम निकाल रहे इस पर बल, जिस पे बल निकाल रहे, तो बल का फॉर्मूला होता है ना तुम्हें, BIL साइन थीटा, उसमें धारा अब इसकी लिखना हो, समझ गए ना। I1 के कारण बनेगा चुंबकीय क्षेत्र और I2 के कारण लगेगा बल, तो बल फोर्स निकालते समय यहाँ पे I लिखना, I2, और चुंबकीय क्षेत्र निकालते समय I1 लिखना। अब इस B12 का मान ये जो है यहाँ रख दो। ठीक है, साइन थीटा साइन 90 1 होगा, क्यों, लंबाई ऊपर की तरफ है, ऐसे में रखा ना तार, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो एंगल 90 साइन 90 1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, F12 यानी पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल। ठीक है, अब इसके बाद म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसका मान क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का क्या होता, 10 की घात -7, तो फिर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का कितना होगा, इस 4 को लिख लिया 2 गुणा 2, लिख सकते कि नहीं। ठीक है, पहले 4 को 2 गुणा 2 लिख लिया, अब हमें 2 पाई चाहिए नीचे, तो एक काम करो, इस 2 का कैंसिल गुणा कर दो यहाँ पे, तो आएगा 2 गुणा 10 की घात -7, तो इसकी वैल्यू बनेगी F12 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7 I1 अपन I2 इंटू आर और L, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एम्पीयर इसी से बनता है, परिभाषा कल बता दी थी हमने। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। चलो हो गया ये वाला, इसे नोट करो। ये वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर का आमीटर और वोल्टमीटर वाला बता चुके हम ये। और इसके बाद है ना 25 नंबर वाला, 23 में तीसरा, समझ में आ गया वाला। नेक्स्ट, हो गया।
ठीक है। तो F बराबर में BIL sin थीटा हो गया। ये तो एक प्रूविंग बताइए अलग से, और ये अपना डेरिवेशन है कि जब दो तार रखे हो तो उनके बीच में लगने वाला बल। और एक बार ध्यान रखना, अगर धारा की दिशा सेम है तो आकर्षित करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हमने बताया था। पहले चुंबकीय क्षेत्र अंदर आया, अब यहाँ पे फोर्स निकालो लेफ्ट हैंड रूल से। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा ऊपर, तो फोर्स इधर लग रहा, मतलब ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा, समझ गए ना। अगर धारा भी अलग होती तो प्रतिकर्षित करता फिर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है, फॉर्मूला आ गया ये। गैल्वेनोमीटर का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण बता चुके हैं, कैसे करना है। धारा मापी होता है, अगर अमीटर बनाना है, एक दिन बताया था अभी हमने, अमीटर से धारा नापते हैं, ठीक है। इसको कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसका प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। शून्य तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, कम करने के लिए धारा मापी जो होता है ना, धारा मापी से ही बनता अमीटर, धारा मापी से ही बनता वोल्टमीटर। धारा मापी का मतलब ये नहीं है केवल धारा नाप रहा हो, धारा मापी से करंट भी मापते हैं, वोल्टेज भी नापते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो जो धारा मापी है, ये हमारा धारा मापी था, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा 8G, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध कम करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके समांतर में एक शंट लगा देंगे, एक छोटा प्रतिरोध, समझ गया ना। अब यहाँ से जो नेट करंट आई आ रही है उसके दो टुकड़े होंगे, एक होगा IG, नहीं समझे, इधर जाने के बाद इधर IG जाएगा, नीचे क्या जाएगा, I माइनस IG, समझ आ गया। और अगर समांतर में है तो समांतर में इनके वोल्टेज सेम होंगे, ठीक है ना। तो धारा मापी पर विभव सवाल बनते हैं, इसलिए बता रहे हैं। धारा मापी विभव बराबर होगा शंट पर विभव के, ठीक है। धारा मापी विभव बताओ, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता, V बराबर IR। धारा मापी यही है, गैल्वेनोमीटर, नीचे है शंट, इसमें करंट कितनी है I, और इसका प्रतिरोध क्या है RG, समझ आई बात। इसका जो वोल्टेज बनेगा कैसे निकालोगे भैया, टोटल I में से IG यहाँ चली गई, नीचे चली गई I माइनस IG, वोल्टेज का फॉर्मूला IR होता तो IG RG, यहाँ बताओ नीचे I माइनस IG और इंटू में प्रतिरोध S, ये चीज़ लगा देना, इस पर सवाल आ जाएंगे अपने, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। इसके अलावा हाँ ठीक है, बस शंट लगाने से क्या फ़ायदा होता है, प्रतिरोध कम हो जाता, जीरो तो नहीं कर पाओगे, कम हो जाएगा, लेकिन फिर आ जाओ वोल्टमीटर पे, ठीक है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर को हम लगाते हैं कहाँ पे, पहले तो इससे वोल्टेज मापन करते हैं, ठीक है, या विभवांतर मापन करते हैं, इसको हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध है आदर्श वोल्टमीटर का, वो प्रतिरोध होना चाहिए अनंत, अनंत कर नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें बढ़ा तो लेना कम से कम। तो क्या करेंगे, ये धारा मापी था ना G, इसके समांतर में श्रेणी में एक बड़ा प्रतिरोध लगाएंगे, श्रेणी में एक बड़ा प्रतिरोध, ये कैपिटल R है। यहाँ से धारा जो I आ रही थी ना वो चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया धारा मापी, ये हो वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये नोट कर लो, इन पे एक सवाल बता दे रहा है अभी फिर।
नेक्स्ट। इस पे सवाल देख लो, एक धारा मापी है वोल्टमीटर पे। जैसे कि ये सवाल लिख लो, लिखो। एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर, सवाल लिख लो। एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर, 4 ओम का शंट लगाने पर धारा मापी में वैद्युत धारा, 4 ओम का शंट लगाने पर धारा मापी में धारा 1/5 रह जाती है, 1/5 रह जाती है यदि इस धारा मापी के साथ 2 ओम का शंट लगाएं। यदि धारा मापी के साथ 2 ओम का शंट लगाएं, यदि धारा मापी के साथ 2 ओम का शंट लगाएं तो विक्षेप कितना रह जाएगा, तो विक्षेप कितना रह जाएगा। ठीक है, हो गया, समझो। देखो भैया, पहले डायग्राम बना लो। शंट लगा रहे ना, धारा मापी गैल्वेनोमीटर, ये हो गया G4, नीचे लग गया शंट। ठीक है, तो कह रहा 4 ओम का शंट लगाया, S का मान 4 है, इसका प्रतिरोध पता नहीं है, RG ले लो, पता नहीं। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह रहा है, धारा मापी में धारा 1/5 रह जाती है। मतलब अगर यहाँ से I करंट आ रही टोटल, तो धारा मापी में 1/5 रह जाएगी, यानी I/5। अरे I का 1/5 ना, मतलब जो इधर से आ रही होगी उसका 1/5, यानी I इंटू में 1/5। समझ में आई बात कि नहीं। तो नीचे कितनी जाएगी फिर, धारा नियम लगाओ, इस पॉइंट की तरफ I आई, अंदर कितनी चली गई I/5, तो नीचे कितनी जाएगी I माइनस I/5। समझ गए। जैसे मान लो यहाँ 5 आई, अंदर 2 गई, तो नीचे कितनी गई 3। कैसे निकाला, इस 5 में से 2 को माइनस करके। टोटल I आई, धारा मापी में I का 1/5 का मतलब इंटू 1/5 चली गई, यानी I/5। इसमें जैसे घटाओ, जो बचेगा वो नीचे 5I माइनस I, 4I/5। ठीक है, अब हमने कंसेप्ट क्या बताया था, इनका वोल्टेज बराबर होगा, समांतर में है ना, इसीलिए। तो बताओ इनका वोल्टेज कैसे लिखोगे, V बराबर IR, कितनी धारा जा रही I/5, प्रतिरोध क्या है RG। नीचे बताओ धारा कितनी है 4I/5, और यहाँ का प्रतिरोध कितना है 4। समझ गए, ऊपर की धारा ऊपर का प्रतिरोध गुणा करने पर विभव बनेगा, I इंटू R V होता है। नीचे की धारा नीचे का प्रतिरोध, इनका गुणा करने पर यहाँ का विभव बनेगा, और दोनों हमने कर दिए बराबर। क्यों बराबर कर दिए, समांतर में इसीलिए। I से I कट गया, 5 से 5 कट गया, RG बराबर में आ गया 4 चौका 16 ओम। ठीक है, फिर कह रहा अगर हमने इसी धारा मापी के साथ में, धारा मापी वही है तो उसका प्रतिरोध भी वही रहेगा, फिर RG कितना निकला था यहाँ से 16 ओम, लिख दो। ठीक है, अब की बार कह रहा है हमने 2 ओम का शंट जोड़ा। ठीक है, तो कह रहा कितना विक्षेप रह जाएगा, अब समझ गया ना, कितना विक्षेप का मतलब कितनी करंट जा रही है ऊपर। ठीक है, ठीक है, कितनी करंट जा रही है वो हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से करंट मान लो कि टोटल वही है, वो तो कितनी आ रही करंट आई आ रही ना। ठीक है, ठीक
ठीक है। तो और इस आई को हमें दो हिस्सों में बांटना है, इधर और इधर, ठीक है ना। तो कितनी धारा मापी में आएगी, कितनी इधर जाएगी, वो हमें चाहिए। तो क्या करोगे, क्या करें, करंट डिवीजन रूल लगाओ। धारा मापी में धारा, ठीक है, सिखाया था ये हमने। क्या करना है, पहले टोटल करंट लिख लो, ठीक है। जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है वहाँ धारा कम होती, जहाँ प्रतिरोध कम है वहाँ धारा ज़्यादा होती। तो कैसे बांटना है, सुनो, 16 और 2 क्वालिटी हैं। हम जानते हैं इधर 16 ओम है, धारा कम जाएगी, तो वहाँ ऊपर 16 मत लिखो, ऊपर लिखो 2 और नीचे लिखो 2 + 16। आ रहा है समझ में। तो हो गया 2/16 और 2 कितने हो गए, 18। 9 बार कट गए, I/9, ठीक है। नीचे वाले में निकालो धारा। तो जब नीचे वाले में धारा निकालोगे, चलो ठीक, नीचे वाले में धारा निकालो। बस यही चाहिए था ना, धारा मापी में धारा कितनी है। तो ये टोटल करंट का 9वां हिस्सा जा रही है ऊपर, यहाँ पे निकालनी थी करंट कितनी आएगी, निकाल दी हमने। टोटल करंट लिखा, इधर का अगर धारा चाहिए तो प्रतिरोध नीचे वाला लिखना। फिर नहीं समझे बात को, कैसे बांटोगे इन लोगों में, बांटने का तरीका है ये। अगर ऊपर चाहिए तो नीचे का प्रतिरोध लिखो और नीचे दोनों को लिखना ही है। जैसे मान लो हमसे कोई नीचे धारा पूछता, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, टोटल करंट I लिखते, ठीक है। नीचे निकाल ले तो ऊपर का प्रतिरोध लिखो फिर 16, और नीचे 16 और 2 18 दोनों लिखो। कितना आता है, 2 8 16, 2 9 18, 8I/9। समझ गया ना बात को। इस तरह से था ये धारा मापी था सवाल, नोट करो इसे। तो यहाँ पे मेन चीज़ सीखो, ऊपर नीचे के विभव समान करने हैं। जो ऊपर का वोल्टेज है धारा मापी का, वही सेंटर का वोल्टेज है, वो बराबर करना पड़ता है, ठीक है। फोटो मोटो हो गई। नेक्स्ट, इसमें एक वोल्ट मीटर वाला और कर लो। चलो देखो, एक वोल्ट मीटर 25 वोल्ट तक नाप सकता है। लिखो, एक वोल्ट मीटर 25 वोल्ट तक नाप सकता है, 25 वोल्ट तक नाप सकता है। और उसका प्रतिरोध 1000 ओम है, और इसका प्रतिरोध 1000 ओम है, और इसका प्रतिरोध 1000 ओम है। यदि 250 वोल्ट नापना हो तो क्या करोगे, यदि 250 वोल्ट नापना हो तो क्या करोगे, यदि 250 वोल्ट नापना हो तो क्या करोगे, ठीक है। सुनो, ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर जो नाप रहा 25 वोल्ट। इसकी यही औकात है, इससे नहीं नाप सकता ये। समझ आ रही बात कि नहीं, 25 वोल्ट से अंदर नहीं माप सकता ये। और इसका प्रतिरोध R का मान, ठीक है, RV यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम, ठीक है। वोल्टेज दे दिया, प्रतिरोध दे दिया खुद का वोल्ट मीटर का। कह रहा है हमें 250 वोल्ट नापना, नहीं समझे। मान लो मैकेनिक तो बनेगा एक ना एक में से, कबाड़ी मबाड़ी कहीं गए सुधारने कुछ, वहाँ पे 25 वोल्ट जो है वो नाप सकते हो तुम्हारे पास जो है। और वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने कहा तुम्हें 250 वोल्ट नापना है। अब घर पे आके दूसरा थोड़ी लाओगे, कुछ सिस्टम सीखना पड़ेगा ना। तो इस वोल्ट मीटर के श्रेणी में एक प्रतिरोध लगा दो, बड़ा प्रतिरोध R, जो कि पता नहीं है, ठीक है। तो पहले इन दोनों से निकाल ले रहे धारा, I बराबर में V/R, 25 बटे में 1000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.025। 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक हैं वे, 0 लगा के पॉइंट लगाओ, ये धारा आ गई, ठीक है। अब क्या है, तुम्हें 250 वोल्ट नापने, ये कहाँ तक नाप सकते,
केवल 25 नापेंगे, ठीक है। चूँकि 250 वोल्ट मापन के लिए श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं, जो 250 माइनस 25 वोल्ट नापेगा। क्यों नापेगा भैया? देखो यार, तुम्हें 250 वोल्ट नापने, जी अकेला कितना नाप सकता? 25। तो बगल में जो प्रतिरोध लगाया वो हमने इसीलिए लगाया कि वो बाकी वोल्टेज नाप ले। ये दोनों मिलके 250 नापेंगे। अब अकेला 25 नापता, सही बात है, दोनों मिलके 250 नापेंगे। अब कैसे? इसको ये 25 लेता है, 25 दे देगा, बाकी जो बचा ना 225 वोल्ट वो ही नापेगा। समझ गए ना? कैपिटल R में विभव जो है वो कितना है? 225। टोटल 250 था, उसमें से 25 ने नाप दिया, बाकी जो बचा वो ही नापेगा। अब विभव का फॉर्मूला बताओ। IR, करंट तो सेम ही आ रही दोनों में, देखो एक ही तार है। धारा कितनी थी? 0.025, ठीक है। प्रतिरोध निकालने हैं हमें, 225 यहीं लिखो, 225। और बेटा इन्हें भेजो नीचे, 3 अंक हैं, 3 जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हट गया, ऊपर 3 जीरो बढ़ गया, 25 से 225 कटे 9 बार, 9000 ओम। हमने कही बड़ा प्रतिरोध लगाना पड़ेगा एक, समझ गया। तो इनकी जो औकात थी 25 वो इन्हें नाप दी, टोटल नापने 250 में से 25 अगर जिनने नाप दिए तो ये जो बगल वाला प्रतिरोध हो ये 225 नापना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से पहले करंट निकाल लो, V/R करके 25/1 करके, ठीक है। धारा मालूम चली गई, प्रतिरोध हमें निकालना है, और ये मालूम चलेगा ये कितना नापेगा। ये कितना नापेगा? 250 में से 25 घटाओ, 225 नापेगा ये। V/IR लगा दिया, ठीक है। धारा इतनी हो गई, R का मान चाहिए, नीचे भेजो, काटा पीटी करो, 9000 ओम आ गया, ठीक है। नोट करो, ये धारा मापी वोल्टमीटर दोनों पे हो गए सवाल, हाँ मीटर और वोल्टमीटर पे। हो गया? तो वहाँ पे अपन ऊपर नीचे बेहो समान कर दे, और यहाँ पे जब एक्स्ट्रा वोल्टेज नापना हो तो जैसे टोटल वोल्टेज 250 नापने था तो इनका घटा दो, जो बचे वो इसको दे दो। ये कंसेप्ट यहाँ पे चलता हो। वहाँ पे अपन बेहो बराबर कर दे, ऊपर का बेहो बराबर नीचे का बेहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये अलग से करवाया मैंने, कल शीट में नहीं थे, पर आते हैं तो करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट 24वें नंबर पे, उसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले क्या करें? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान या परिभाषा जो भी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें 25वां क्वेश्चन देखो, 24 बाद में होगा। दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या करें, ठीक है। देखो ऐसा है, अपनी जो पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ी विशाल चुम्बक की तरह कार्य करती है, ठीक है। अगर हम दिशाओं की बात करें, यहाँ होती उत्तर दिशा, ठीक है। यहाँ कौन सी होती? दक्षिण दिशा। दिशाएं क्या हैं? भौगोलिक दिशाएं हैं ये, N और S, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत बड़ी विशाल चुम्बक रखी है, और चुम्बक की भी 2 पोल होते हैं, एक N और एक S। तो जो चुम्बक का जो S है वो उसके भौगोलिक उत्तर में है, ऐसे। नहीं समझे? ये भौगोलिक उत्तर दिशा है, भौगोलिक मतलब दिशा वाला, नहीं कहते उत्तर दिशा में चले जाओ, दक्षिण दिशा में चले जाओ, ये वो वाला है। और ये जो नीचे की है वो है भौगोलिक दक्षिण दिशा, समझ गए। तो भौगोलिक दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव है,
कौन सा उत्तरी, चुंबकीय उत्तरी, ठीक है। और भौगोलिक उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ ये है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये है कौन सा, ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल और ज्योमेट्रिक साउथ पोल, ठीक है। तो क्या है, पृथ्वी के भीतर एक बहुत ही विशाल चुंबक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, मतलब समझ रहे, थ्योरी एक टाइप की, कि जिसका उत्तरी ध्रुव जो है वो भौगोलिक दक्षिण में है, उत्तरी दक्षिण में, और दक्षिणी वाला उत्तर में। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी एक चुम्बक को, छोटी चुम्बक को एक धागे से लटका के खुला छोड़ोगे, ठीक है, तो वो एक ख़ास दिशा में ठहरती है। कहाँ ठहरेगी वो बताओ? मान लो यहाँ खड़े हम, यहाँ जो चुम्बक है कोई, कहाँ ठहरेगी बेटा? जो चुम्बक तुम हाथ में लिए हैं उसमें भी एन और एस लिखा होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो एस है वो एन को अट्रैक्ट करता है, जो एन है वो एस को अट्रैक्ट करेगा। तो जो तुम्हारी चुम्बक की सुई है ना, उसका एन पोल हमेशा इस एस के सामने आएगा। चुम्बक वाले हैं ना दोनों, समझ गए? और ये बड़ी चुम्बक समझ रहे कौन सी है? जो पृथ्वी के अंदर है, हमें दिखाई नहीं देगी ये कहाँ है, समझ रहे? होगी कहीं ना कहीं अगर रही तो, समझ रहे बात को कि नहीं? तो उसका जो एस होगा उसमें हमारी चुम्बक का एन ठहरेगा, और जो उसका एन हुआ उसमें हमारा एस ठहरेगा। समझ आ रही बात कि नहीं? अब अगर मैं इस चुम्बक को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी कर दें, अपनी वाली ये छोटी चुम्बक को, तो भी वो यहाँ वहाँ होने के बाद आएगी बीच में ही, समझ रहे? तो हमने फिर अंदाज़ा लगाया कि यार पक्के में हमारी चुम्बक का जो एन और एस है उनको कोई पकड़ के रखे। पकड़ कौन सकता, और एक चुम्बक ही पकड़ेगी, नहीं समझे? कोई भूत प्रेत थोड़ी है आसपास जो उसको पकड़ेगा। तो अगर ये चुम्बक बार बार यहीं ठहर रही, पक्के में उस एन को कोई एस पकड़ रहा और उसके एस को कोई एन पकड़ रहा। इस तरह से हमने अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी है वो भी किसकी तरह काम करती है, चुम्बक की तरह। समझ गया ना? ये चुम्बक मान लो, ये इसको एन है, ये एस है, जब हम इसको लटकाएंगे तो हमेशा ऐसे ही ठहरेगा जी, क्योंकि इसके एन को एस ने पकड़ लिया, एस को एन ने पकड़ लिया। जब इसको ऐसे ऐसा भी कर देंगे ना, ठहरेगा वो वहीं सेम एंगल पे बिल्कुल। समझ आ रही बात कि नहीं? ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठहरने के बाद हमेशा ऐसे ठहरेगा वो, समझ गया? इस तरह मालूम चला कि पृथ्वी के भीतर एक विशालकाय चुम्बक है जिसका उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण में है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर में है। समझ गया? ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और भी हैं। जब पृथ्वी के अंदर किसी लोहे को काट दो तो काफ़ी सालों बाद वो भी एक चुम्बक बन जाता। कैसे बन गया? उसको चुम्बक किसने बना दिया? पृथ्वी के अंदर जो बड़ी चुम्बक है उसके प्रभाव में अगर वो रहेगा तो फिर संगत का असर तो आना ही है। जैसे मैथ के बैच में हो रहा, संगत का असर फैल रहा। नहीं समझे बात को? जो तुम्हारे चश्मे से ढंग के अच्छे खासे पढ़े वाले होते नालायक 60% के ऊपर नहीं बनने इनकी परसेंटेज, 10 बार कह रहे हम। नहीं समझे बात को? मैथ में चाहे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, नंबर नहीं ले पे जी, कर ही नहीं रहे ढंग से, गधा कहीं के। समझ गया बात को? तो संगत का असर तो आना ही है। तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो जो लोहा गड़ा था ना, वो भी एक चुम्बक की तरह काम करने लगेगा। समझ गए? तो इस तरह से मालूम चला कि पक्के में अंदर कोई ना कोई चुम्बक है जो कि ये निकली। ठीक है। फिर उसके बाद अब अपनी कुछ हेडिंग्स हैं। क्या क्या हेडिंग्स हैं? और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसको हम BE से लिखते हैं। B फॉर चुंबकीय क्षेत्र, E फॉर अर्थ, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बाद में इसके दो घटक करेंगे अपन लोग। एक हुआ क्षैतिज घटक यानी हॉरिजेंटल, एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। समझ गया? एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, उसको हम बोलेंगे BH। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक, इसको बोलेंगे BB। इसके दो टुकड़े, समझ गए ना? टोटल चुंबकीय क्षेत्र BE है, उसके दो टुकड़े हैं, एक BH और एक BB। एक क्षैतिज में ऐसे में और एक ऐसे में, समझ गए? एक ऐसे में, एक ऐसे में। जो ऐसे वाला है वो क्षैतिज है और जो ऐसे वाला है वो BB यानी ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अब अपनी हेडिंग है कौन सी? दिक्पात कोण। सबसे पहली हेडिंग है दिक्पात कोण। ठीक है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है। अब समझो, देखो ऐसा है, अभी हमने तुमसे डायरेक्ट क्या बोल दिया
ये पृथ्वी, ये इनकी दिशाएं हैं भौगोलिक वाली, समझिए। बार बार नहीं लिखेंगे हम दिशा, मतलब समझ जाओ। जे एन है, जे एस है, ठीक है। अब इसके एन में हमारी चुंबक का एस रखा है, जो अंदर चुंबक है पृथ्वी के, और एस में एन रखा है। लेकिन है क्या, वो एकदम सीधे में नहीं है, एकदम सीधे में बना दी हमने, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, इस टाइप से दिख रहा है। मतलब ये एन और एस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और जो एस और एन है वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, समझ गए ना। ये चीज़ ऐसी रहनी चाहिए, थोड़ी सी टिल्ड है, समझ गए। तो पहले आप दो समझो चीज़ें, एक भौगोलिक याम उत्तर और एक चुंबकीय याम उत्तर। याम उत्तर है, यामी उत्तर है, क्या है, यामी उत्तर है। ठीक है, मेरिडियन बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हैं क्या, ध्यान सुनो। जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक चुंबक है, ठीक है, उसकी अक्ष से जा रही बीच से, तो पृथ्वी के जो एन और एस हैं, मतलब पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है, उस चुंबक के एन और एस, समझ गए ना, उनके लंबवत गुजरने वाला तल यानी प्लेन, ये चीज़ समझ गए। और भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं को मिलाने वाले के लंबवत, उसे अपन क्या कहते हैं, भौगोलिक याम उत्तर। फिर समझो, पृथ्वी के जो भौगोलिक एन और एस हैं, दिशा बताने वाले, उनको एक लाइन मिला रही, इस लाइन के लंबवत तल आएगा बाहर को, समझ गए ना। एक प्लेन, एक रेखा, रेखा नहीं, एक प्लेन, मतलब इस टाइप से, ऐसे, समझ रहे बात को। ये प्लेन है एक, और इन पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है, उस चुंबक के एन और एस को मिलाने वाली जो रेखा है, डेड डैश लाइन, उसके लंबवत जो तल है, तो इनमें और इसमें कुछ एंगल बनेगा बीच में कि नहीं, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो पृथ्वी के जो भौगोलिक याम उत्तर हैं और चुंबकीय याम उत्तर हैं, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, देखो ये यहाँ से एक तल आएगा बाहर, एक यहाँ से तल आएगा बाहर, उनके बीच में बनेगा कुछ कोण, उसे हम अल्फा से लिखते हैं और बोलते हैं दिक्पात कोण, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, समझ गए। पहले तो याम उत्तर पता हो कि याम उत्तर क्या है, यानी मेरिडियन क्या है। तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण को लाइन मिला रही, उस लाइन के लंबवत जो तल निकल रहा, जो प्लेन निकल रहा, उसे हम कहेंगे भौगोलिक याम उत्तर। फिर पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है, उसके एन को मिलाने वाली रेखा, लाइन मिला रही, उसके लंबवत जो तल है, उसे बोलेंगे चुंबकीय याम उत्तर। वो भौगोलिक याम उत्तर तथा चुंबकीय याम उत्तर के जो बीच कोण बनेगा, उसे हम अल्फा बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आ गई बात की नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी के भौगोलिक याम उत्तर और चुंबकीय याम उत्तर जो है, उनके बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये बहुत छोटा होता है, 2, 4, 5 डिग्री, 10 डिग्री, लगभग कह सकते हो कि एन और एस पास ही में है, इतना भी गैप नहीं है, इतना दिखा दिया हमने, समझ। तब भी एक कोण बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, दिक्पात कोण, समझ गया। भौगोलिक याम उत्तर समझ आ गया। एन और एस को लाइन मिला रही, उसके बाहर एक प्लेन जाएगा ऐसे, एन और एस को मिला रही, उसके बाहर एक प्लेन जाएगा ऐसे, तो एन में और इसमें एक बीच में कोण बनेगा, जिसे हम बोलेंगे दिक्पात कोण। उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा एंगल होता है, ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नमन कोण या नदी कोण पे, एंगल ऑफ डिप, ये दिक्पात कोण हो गया, ठीक है। फोटो खींचो इसकी, और सुनो, हिंदी का पेपर आ रहा है, उसको ज़रूर पढ़ते जाइयो, समझ गया ना। पढ़ते जाओ उसको, नहीं तो पता चले कि हिंदी में डब्बा गोल है, हिंदी में फेल, सब में फेल, पता है ना जी बात, तो है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नमन कोण या नती कोण।
एंगल ऑफ डिप, ठीक है, सही है। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता, जब भी किसी चुंबकीय सुई को, ये हमारी चुंबकीय सुई है, ठीक है, देखो ध्यान सुनो, ये हमारी बिल्कुल क्षैतिज रेखा है, एकदम सीधी लाइन, ठीक है, एकदम सीधा। और ये हमारी चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल और कुछ नहीं होता, एक तरह की चुंबक है बस, समझ गया। कंपास जो होता है वो इसी सिस्टम पे काम करता है, डायरेक्शन देखने के लिए। तो क्या है, ये जो कंपास है या जो ये चुंबक समझ लो यार, इस चुंबक का जो एन है वो जो एस है वो हमेशा तिरछा ठहर रहा, मतलब ये कुछ ऐसा है, बीच में हिंज है, ये ऐसा ऊपर भी हो सकता नीचे भी हो सकता, दोनों उंगलियां हैं, ऐसे दबा दिया हमने, ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे, समझ आ रही बात कि नहीं। तो यार इसको तो बीच में ठहरना चाहिए ना एकदम, जितना बाहर इधर है उतना इधर है, और होता क्या है, जो हमेशा थोड़ा सा तिरछा ठहरता, समझ गया ना बात को। क्षैतिज से ये एकदम सीधा नहीं रहेगा कभी भी, समझ गया, ऐसा होने के बावजूद, बराबरी होने के बावजूद, जितना इधर है उतना इधर है, सीधा नहीं ठहरेगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा या इधर को हो जाएगा नीचे, समझ रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये एक चुम्बक है, और ये चुम्बक एक बहुत बड़ी चुम्बक के क्षेत्र में है, जो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो हो सकता है पृथ्वी का एस इधर बनना हो और एन इधर बनना हो पृथ्वी का, तो पृथ्वी के एस ने इसके एन को पकड़ लिया, उसके एन ने इसको एस को पकड़ लिया। अब ये चाह तो रहे सीधा होना है, ऐसा नहीं समझे, तिरछे हैं ना तो सीधा होना चाह रहे, लेकिन ये एस और एन उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, जब भी किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, ठीक है, तो वह क्षैतिज से कुछ कोण ऊपर या नीचे हो जाती है या कुछ विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, या क्षैतिज दिशा से कुछ झुक जाती है, समझ गया। जितने कोण से झुकी है, ये बीच में एंगल थीटा बनना ना, इसे कहते हैं नमन कोण या नदी कोण, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, थीटा से, यही है नमन कोण। ये क्षैतिज रेखा है ना एकदम सीधी रेखा, उससे थोड़ा सा नीचे चले गए अपन, ये लाइन देखो, ठीक है, ये किसकी रेखा है, चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखा। जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा वहीं इसको रुकना पड़ेगा, नहीं समझे बात को। चुंबक से बड़ी चुंबक है, सबसे बड़ी चुंबक कौन है, पृथ्वी। ये खुद एक चुंबक थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुंबक प्रेजेंट है एक पृथ्वी। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात इसे माननी पड़ेगी, मतलब उसके एस जो है इसके एन को पकड़ के रखेगा, और इसके एस को उनका एन पकड़ के रखेगा, समझ गए ना। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ही ठहरेगी हमेशा, और क्षैतिज से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे चली जाएगी, जितने एंगल नीचे आएगी उसे बोलेंगे नमन कोण या नदी कोण, एंगल ऑफ डिप, इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आई बात कि नहीं, ठीक है। चलो इसके अलावा एक चीज़ और है, कल हिसाब किताब देख लेंगे उसका जो भी है, ठीक है।